हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सीटेट के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष मैथमेटिक्स के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश में ये पहला लेक्चर दे रहा हूँ। ये लेक्चर आपके सीटेट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और जैसा कि आप में से बहुत से बच्चों की डिमांड है कि सर अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के टॉपिक्स को विशेष रूप से कवर किया जाए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड सभी प्रश्नों को सॉल्व कराया जाए, क्योंकि इनमें बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इधर मैं आपको कुछ क्लासेस दूं मैथमेटिक्स की, जो कि सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। वैसे सभी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी टेट का सेकेंड लेवल हो और या फिर कोई अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो, लेकिन सीटेट पर फोकस करते हुए मैं आपको ये प्रिपरेशन करा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसको सीखें और वीडियोस को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया, देखिए ये बोला गया कि यदि x, y और z, यहाँ पर 3 बातें कही गई हैं x, y और z के बारे में, और ये कहा गया है कि क्रमशः किसी बहुफलक के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं। ये जो x, y और z है, ये क्या प्रदर्शित करते हैं? तो क्रमशः बोला गया, मतलब x प्रदर्शित करता है फलक यानी फेसेस को, जिसको हम इंग्लिश में फेस कहते हैं, और ये फलक बोला गया है। y किसको प्रदर्शित कर रहा है? देखिए इसने कहा है x, y और z क्रमशः किसको फलक, शीर्ष और किनारों को प्रदर्शित कर रहा है। तो y किसको प्रदर्शित कर रहा है? शीर्ष को। और शीर्ष क्या होते हैं? जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं या वर्टिसेस बोलते हैं। और z किसको प्रदर्शित कर रहा है? किनारों को यानी जिसको हम एजेस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब ये हुआ, सिंपल सी बात है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं आप देख रहे हैं कि ये घनाभ है और घनाभ में कितने फलक हैं। तो जितनी भी दीवारें हैं, 4 दीवारें हो गई और एक छत और नीचे की फर्श, ये 6 फलक आपको दिखते हैं। तो घन या घनाभ में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं, आप जानते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? जो इनके कोने कॉर्नर्स मिल रहे होते हैं, ये शीर्ष होते हैं। ठीक है, और किनारे एजेस आप जान ही रहे हैं, जो कि यहाँ पर सब छतों में देखिए 4 किनारे ऊपर हैं, 4 नीचे फर्श में किनारे हैं और 4 जो कॉर्नर्स खड़े हुए हैं वो आपको किनारे होते हैं। तो ये सब बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम के द्वारा पहले आपको ये चीज़ें समझा दूं ताकि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए और फिर आप इसको कर सकें। देखिए मैं यहाँ से एक डायग्राम बना रहा हूँ, घन या घनाभ में, दोनों में सेम तरीके से लागू होगा। अब आप देखिए, मान लीजिए ये घनाभ यानी क्यूबॉइड का एक डायग्राम आपके सामने बन रहा है और इसमें ये सारे पॉइंट्स आपको समझाए जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक बार समझ लेंगे फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। देखिए ये आपके सामने घनाभ है, क्यूबॉइड है। अगर मैं इसकी बात करूं क्यूबॉइड में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फेस है ये तो 6 है। आप अपने कमरे में देख सकते हैं कि 4 दीवारों के फेस और एक छत का और एक फर्श का नीचे, ये जो फेस है ये तो आपके 6 फेसेस हो गए। ठीक है, तो फेस कितने होते हैं? 6, जिनको फलक कहते हैं। और किनारे कौन से? ये आप देख रहे हैं, जैसे ये किनारे हो गए, ये आप नीचे के 4 किनारे हो गए फर्श में, 4 ये ऊपर के किनारे हो गए, ये देखिए दूसरा, ये देखिए छत में 4 किनारे हो गए। ठीक है, ये हो गए। तो ये 4 किनारे ऊपर, 4 किनारे नीचे हो गए। और ये आप देख रहे हैं ये किनारा यानी एजेस में ये जो किनारे 4 ये भी हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये 8 किनारे हो गए। ठीक, आप बहुत ही आराम से जिस रूम में बैठे देख सकते हैं कि कितने किनारे आपको दिख रहे हैं। 12 किनारे आपको दिखेंगे। एजेस कितने दिखेंगे? यहाँ पर किनारे आपको 12 दिखेंगे। अब आती बात वर्टेक्स यानी शीर्ष किसको कहते हैं? शीर्ष कहते हैं ये जो यहाँ पर ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, देखिए सब कॉर्नर्स। तो आप देखेंगे ये जो कॉर्नर है, 4 कॉर्नर हो गए, यहाँ से 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। आप देख रहे हैं किनारे या वर्टेक्स कितने दिख रहे हैं? तो आपको 8 दिखेंगे। एक ये वाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये वर्टेक्स है यानी शीर्ष है, तो ये 8 है। इस तरीके से आपको ये चीज़ें मालूम हो गई होंगी। अब आप ये समझ गए कि ये जो फलक, शीर्ष और किनारे हैं ये हैं क्या। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम आते हैं, ये जो क्वेश्चन की डिमांड है इसको समझते हैं, इसमें क्या कहा गया। तो इन्होंने बोला कि यदि x, y और z क्रमशः किसी बहुफलकों के फलक, शीर्ष और किनारे हैं, किनारे की संख्या को प्रदर्शित करते हैं, तो निम्न में कौन सा सत्य है। तो इसके लिए आपको ये इनमें एक संबंध होता है, ध्यान रखें, वो बहुत अच्छे से आपको हमेशा ध्यान रखना होगा। जैसे फलक है तो फलक को हम लोग f से लिख देते हैं। फलक और वर्टेक्स यानी कि ये जो शीर्ष है इसका योग, और इनमें से माइनस कर दें किनारों को यानी एजेस ई को, तो 2 आता है हमेशा। ये एक रूल है, नियम है, किसका? एक मैथमेटिशियन है यूलर,
यूलर ने ये चीज़ बताई है जिसको हम यूलर ऐसे कह सकते हैं, EULER, यूलर्स फार्मूला कहते हैं, है ना, या यूलर का सूत्र कह सकते हैं। ये फेस प्लस वर्टेक्स, जितने भी फेस फलक हैं और जितने भी शीर्ष हैं इनको जोड़ें और उसमें से एज को माइनस करें तो 2 आना चाहिए, यानी कि किनारों को माइनस करें तो 2 आना चाहिए। तो देखिए ये सूत्र तो आपको पहले समझने के लिए आपने सीख लिया कि ये रूल होता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा फेस को आप x कह लीजिए, तो चलिए फेस को हम x कहते हैं, प्लस शीर्ष यानी वर्टिसेस को आप y कहिए तो v की जगह हम y लिख देते हैं, माइनस किनारों को एजेस को आप z कहिए तो यहाँ पर हम z लिख देते हैं बराबर 2। अब आप देखिए साफ साफ माइनस z को उधर ले जाएंगे तो प्लस z हो जाएगा, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू उधर 2 ये है ही, और ये माइनस z उधर जाएगा तो प्लस z हो जाएगा। तो ये आपका एक नियम बना, चाहे ये चीज़ आप कह दीजिए या x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस z कह दीजिए, दोनों ही बातें एक ही हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस z कहाँ पर है, या फिर क्या रूल आपका इनमें से सही हो सकता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको इधर लाते हैं, 2 को इधर लाते हैं, तो इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखिए x 2 को इधर लाएं -2, और y को उधर ले जाए तो y z में से माइनस हो जाएगा, ये भी बन सकता है। x माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस वाई, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस वाई, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन है, इसलिए A पार्ट इसका आंसर सही हो गया। देखिए आप इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि 2 को उधर भेज दें और इनको इधर ले आए तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2 ये बन ही जाएगा। ठीक है, ये इसी का एक रूप आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बेसिक रूल मालूम होना चाहिए कि यूलर का प्रोसेस क्या है, यूलर फार्मूला क्या है, और यूलर फार्मूला जो बताया, जो ये मैथमेटिशियन थे जिनका नाम यूलर था, इन्होंने ये फार्मूला बताया, किसी भी प्रिज्म या पिरामिड के लिए ये लागू होता है। ठीक है, तो इसमें हमने घन या घनाभ के आकार का प्रिज्म या पिरामिड सोचा और उसमें इसको अप्लाई करके देख लिया। अगर आप चाहें इसको चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप चेक कर सकते हैं घन या घनाभ के लिए। देखिए आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि फेस, तो आपको मालूम है घन या घनाभ में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 लिख दिया। फेस में क्या जोड़े, v यानी कि वर्टेक्स, कितने वर्टेक्स थे 1 2 3 4, ये 8 शीर्ष थे, तो 8 जोड़ दीजिए। उसमें से क्या माइनस करिए, e यानी कि एजेस, किनारे, किनारे इसमें 12 होते हैं घन में, माइनस करके देखेंगे तो अब देखिए कितना आएगा, 8 6 14 माइनस 12 तो 2 ही आ जाएगा। और यहाँ भी देखिए 2 दिया था, यानी फेस फलक प्लस वर्टेक्स माइनस ई यानी एजेस 2 आएगा। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आप इस बात को बहुत ढंग से समझ गए होंगे। इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि फलक क्या है, किनारे क्या है, एजेस क्या है, ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो फिर सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे आशा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया, मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरक और संपूरक ये सब कोण है, ये सारी चीज़ें जो पढ़ाई जा रही है, मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स में जो यूपी टेट के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, यूपी टेट में सारे चैप्टर वाइज मैथमेटिक्स पढ़ाया गया है। तो वहाँ पर अगर आपको ये बेसिक लेक्चर्स पढ़ने हो, पूरक और संपूरक और ये क्या होते हैं, तो वहाँ उसको आप अच्छे से लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। ज्योमेट्री के 4-5 लेक्चर वहाँ भी कराए गए हैं, ज्यामिति के, उनको भी देख लीजिए, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी जिनको प्रॉब्लम हो। बाकी चलिए देखते हैं, यहाँ कहा गया है मान लीजिए कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, इन्होंने कहा है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। अब पूरक क्या होता है ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए जो यहाँ पर एक वर्ड आया है कि पूरक कोण, पूरक कोण क्या होता है, इसी को हम कोटि पूरक भी कहते हैं, ध्यान रखिए, कोटि पूरक भी कहते हैं, जो कि ये इसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए ये x क्या है, इसके लिए बोला गया है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक कोण के समान। अब आप ये याद रखिए कि आपको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कि कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, किस जिन एंगल्स का कोणों का योगफल 90 हो। जैसे मैं कहूँ 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो आप कहेंगे 60, क्योंकि इनको जोड़ने पे 90 होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 60 का पूरक बताइए तो आप कहेंगे 30, क्योंकि 60 30 90 होना चाहिए। अगर मैं कहूँ 40 का बताइए तो आप कहेंगे 50, क्योंकि 50 और 40 90 होता है। 50 डिग्री का पूरक बताइए तो आप कहेंगे 40।
लेकिन ये कोई भी देखिए बराबर नहीं है। इन्होंने कहा x एक ऐसा कोण लीजिए जो अपने पूरक कोण के बराबर हो, मतलब ये और ये बराबर हो, तो आप 45 सोचेंगे। 45 का पूरक कोण 45 ही होगा, क्योंकि ये जोड़ने पर 90 भी होता है और ये दोनों कोण आपस में बराबर भी हैं। इसका मतलब जाहिर सी बात है ये जो x है ये 45 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने क्या कहा है कि x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है। पूरक के समान है मतलब जिनको जोड़ने पे 90 हो और दोनों समान भी हो, तो वो केवल 45 पे हो सकता है। तो x मिल गया 45। ठीक है, ये चीज़ आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही समझ पाएंगे और बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। अगली बात कहेगी y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। अब एक y के बारे में बोला गया और यहाँ बोला गया समपूरक। समपूरक कोण किसको कहते हैं? समपूरक या ऋजु पूरक कह सकते हैं। ये जो संपूरक कोण होता है इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। और ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ये 180 होता है, जिनको जोड़ने पर 180 हो। दो कोण ऐसे जिनको जोड़ें तो 180 हो। जैसे मैं कहूँ 120 डिग्री का संपूरक तो आप कहेंगे 60, 60 का संपूरक 120, 100 का संपूरक 80, है ना, क्योंकि ये 180 हो रहा है सब जोड़ने पर, और 80 का संपूरक 100। इसी प्रकार के जितने भी पेयर बनेंगे वो सब संपूरक होंगे, क्योंकि इनको जोड़ने पर क्या आता है? 180 आता है। तो संपूरक कोण तो आप समझ गए होंगे। लेकिन इसने कहा y एक ऐसा कोण मानिए जिसका संपूरक क्या बोला गया? y एक ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान है। अब इसका देखिए, जैसे हमने कहा 120 का संपूरक कोण, आपने कहा 60, 60 का संपूरक 120, 100 का संपूरक 80, 80 का संपूरक 100। इसी तरीके से दोनों बराबर हों वो होगा 90 डिग्री पर। देखिए 90 का संपूरक 90 ही होगा, क्योंकि 90 और 90 180 होता है और दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ये जो y है ये 90 को प्रदर्शित करेगा इस क्वेश्चन की शर्तों के अनुसार। x और y अब आपको पता चल चुका है, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं है। अब तो आराम से ये 2x + 3y आप निकाल सकते हैं। ये इतना चीज़ें बताने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आखिर क्या होता है कोटिपूरक और संपूरक। ये सब आपको बताना है। 2x + 3y, यहाँ से देखिए 2x का मतलब 2 गुणे x, और ये x का मान 45 ये रख दीजिए, प्लस 3y मतलब 3 गुणे y का मान है 90 वो रख दीजिए। अब आप देखेंगे 45 दूना 90 ये हो गया, और ये आपका हो गया 9 त्रिक 27 270। इसको जोड़ेंगे आप तो यहाँ से 360 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ आपको टोटल ये जो कोड आपका 2x + 3y है 360 को प्रदर्शित कर रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ढंग से ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। फिर भी जिन लोगों को कोटिपूरक, अनुपूरक, संपूरक ये सभी प्रकार के कोडों में प्रॉब्लम हो समझने में, वो ज्यामिति का लेक्चर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, जो यूपी टेट 2021 के नाम से मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है। उसमें आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, बेसिक्स भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। और अब मैं आपको ये बता दूं कि ये सभी प्रश्न पूछे गए पिछले वर्षों में प्रश्न हैं, जो कि इन्हीं पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे से समझिए, सीखिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता रहूँ और बाकी आप प्रयास कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। आप लोग वीडियोज़ को शेयर जरूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप 108 डिग्री है तो इसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए कोई भी समबाहुभुज, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज को कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, जिसकी सभी साइड्स बराबर तो होती हैं और इसमें जितने भी मतलब भुजाएं होंगी उनको साइड n से प्रदर्शित किया जाएगा सूत्र में। अब देखिए यहाँ पर पहली बात आप ध्यान रखें कि कोई भी पॉलीगन हो तो उसके अंतःकोण, जैसे यहाँ पर अंतःकोण दिया, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं सिंपल सा आपको त्रिभुज में ही समझाता हूँ। जैसे ये आपको त्रिभुज में देख रहे हैं तो ये कोण अंतःकोण हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं बाहर तो ये एक कोण बाह्य कोण बन रहा है, देखिए, है ना। तो ये आप देखते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल अगर कोई पूछे तो 180। जैसे मैं इसको बाहर यहाँ पर बढ़ा दूं तो आप देखते हैं ये वाला कोण एक बन रहा है और ये बाह्य कोण इधर बन रहा है, तो इनका योगफल 180 दिखेगा। आपको साफ दिख भी रहा है कि हाँ इनका कोण 180 होगा। ठीक है, तो किसी भी पॉलीगन में अंतःकोण और बाह्य कोण का योगफल तो 180 होता है। सीधी सी बात है, ये बात आप पहले ही ध्यान रखिए कि रेगुलर पॉलीगन है यानी कि समबाहुभुज है तो उसका अंतःकोण और प्लस बाह्य कोण, अगर ये दो कोण लिए जाएं तो इनका योग करने पर 180 होगा। ये इसमें तो अब कोई डाउट नहीं, ये बात आपको एक फॉर्मूला याद हो गया होगा।
तो अब देखिए इस प्रश्न को करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं, जो आपको इजी लगे वो आप ध्यान रखें। पहला तरीका ये है कि आप देखिए अंतः कोण आपको दिया है 108 और बाह्य कोण ये आप पता कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो ये सब इसमें मान रखने की, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सब ओरल डायरेक्ट करेंगे। 108 उधर माइनस करेंगे, देखिए तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 में माइनस हो जाएगा, तो ये 180 माइनस 108 जो क्या आएगा 72। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इतना करना पड़ा, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ मैं हटा रहा हूँ, देखिए इसको ध्यान से समझिए। आपको सिंपल सी बात ये पता चल गई कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 है। तो अगर ये अंतः कोण 108 है तो बाह्य कोण आपको सीधे मिल गया कि भाई बाह्य कोण 72 होगा। इसमें कुछ कोई डाउट नहीं, 180 से घटा लेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है। और किसी भी अब ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए था। बाह्य कोण 72 है, सीधी सी बात है। तो प्रत्येक बाह्य कोण, किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का सूत्र याद रखिए। जैसे अगर ये बोला जाए कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता क्या है, तो उसका सूत्र होता है 360/n, ठीक, इसको याद रखें। तो अब आप देखिए यहाँ पर बाह्य कोण 72 आ चुका है, तो इस जगह पर 72 रख देते हैं। फिर ये बराबर है तो बराबर लगाया, 360 आप यही लिखिए बटे n। यही जो n है ये भुजाओं की संख्या है, इसी n को ही भुजाओं की संख्या कहते हैं, और इससे आंसर अब निकल आएगा। n इधर बटे में इसके साथ 72 के साथ गुणे में आएगा और बराबर 360। तो n बराबर निकालेंगे, अब ये 72 इधर गुणे में, तो इधर 360 के नीचे भाई n यहाँ आ जाएगा, 72 यहाँ आ जाएगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। या आप यहाँ देखिए 72 गुणे में, तो इधर बटे में हो जाएगा, 72 से 360 कट जाएगा बहुत ही आराम से। देखिए 36 दूना 72 होता है, 36 एकम 36 दूना 72, ये 0 था 10 हो गया। अब देखिए ऊपर 10 नीचे 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 आ गया। इसका मतलब n बराबर 5, इसका मतलब उस बहुभुज में जो भुजाएं होंगी वो 5 होंगी। सामान्य रूप से आपका आंसर यहाँ पर 5 आ गया। एक तो तरीका ये बाह्य कोण के साथ करने का था, और इस सूत्र भी नोट करते चलिए कि किसी भी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण होता है 360/n, और किसी भी बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल होता है 180। ये दो सूत्र अभी तक आपने बहुभुज से संबंधित सीखा। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट को भी सीखते चलिए, ताकि कुछ भी बदल के आए तो वो भी आप कर सके। अगली अप्रोच इसकी ये थी कि जो दिया था उसी से करते। किसी भी बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र भी होता है, वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको सूत्र याद है। प्रत्येक अंतः कोण किसी बहुभुज के लिए, देखिए बहुभुज मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे प्रत्येक अंतः कोण लिखा, तो आप ये समझ जाइए बहुभुज की बात हो रही है, समबहुभुज। किसी भी समबहुभुज के लिए, समबहुभुज जिसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी प्रत्येक साइड भी बराबर होती है, भी ध्यान रखें। जैसे 5 पंचभुज है, खटभुज है, सप्तभुज है, अष्टभुज है, तो उनकी सभी भुजाएं बराबर भी होंगी। तो ऐसा समबहुभुज का मतलब जिनकी भुजाएं बराबर भी हों और कई भुजाएं हैं हों, जैसे पंचभुज और खटभुज सप्तभुज ये सब होता है, ठीक है, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन। तो खैर अब आप सीधे फिर से आ जाइए, डायरेक्टली समझ लीजिए कि जो समबहुभुज है यानी कि रेगुलर पॉलीगन है, इसका जो प्रत्येक अंतः कोण है, ठीक है, ये प्रत्येक अंतः कोण क्या होता है, इसका सूत्र होता है n-2, ठीक है, इसको देखिए n-2 इंटू 180/n, ठीक है। ये आप प्रत्येक अंतः कोण का सूत्र लिख सकते हैं, या इसी का कई किताबों में 2n-4 इंटू 90/n भी लिखा होता है, तो ये भी लिख सकते हैं, या नोट कर लीजिए प्रत्येक अंतः कोण, ये भी आप कह सकते हैं 2n-4 इंटू 90/n, ये भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे आप ये कहें या ये कहें। देखिए इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, कई बुक किताबों में आपको ये लिखा मिलेगा, कई जगह ये, तो कोई अलग नहीं है। देखिए इसमें से 2 अगर कॉमन कर लेंगे बाहर, तो यहाँ n ही बचेगा, यहाँ -2, और 2 क्योंकि जो बाहर कॉमन हुआ वो 90 में गुणा हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। चाहे ये कहिए या फिर ये कहिए, बात एक ही है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर इन्हीं सूत्र में मैं पहला ही प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब क्या होगा, तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कि प्रत्येक अंतः कोण आपको दिया है 108, इधर आप रख दीजिए 108, भाई इसकी जगह फिर बराबर है, बराबर रखिए, यहाँ से n-2, n आपको बताना ही है, गुणे 180 बटे यहाँ पर आपका n, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 108 के साथ n आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर n-2 और गुणे 180 है ही। एक ही सूत्र से आप लगाना चाहते तो ऐसे ही लगाते, 108n और ये 180n हो जाएगा, 180 इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, जाहिर सी बात है। तो 180n माइनस 180 दूना
360। अब देखिए ये चीज़ n और n एक तरफ कर लेंगे, 360 इधर माइनस में है, 360 को मैं इधर ले आता हूँ और n वाले एक तरफ कर लेता हूँ। 360 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, 108 इसके साथ जाएगा, तो इधर पहले 180n है ही है, ये 180n में माइनस हो जाएगा ये 108n। ये आप देखिए अपने आप वही आ गया 72n, ठीक, 180n में से 108n जाएंगे तो 72n और ये 360। आप देखिए बिल्कुल पहले वाला कॉन्सेप्ट अपने आप बन गया। 72 ये गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा, 360 के नीचे 72 बटे में हो जाएगा n बराबर, और ये कट के फिर से 5 ही आ जाएगा। बिल्कुल वही बन गया जो पहले सॉल्व किया गया। तो चाहे वो मेथड करें या डायरेक्ट इस सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझना है, जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप कर सकते हैं दोनों फॉर्मूले। और ये सभी फॉर्मूले आप नोट करते चलिए। प्रत्येक अंतःकोण इतना होता है, और प्रत्येक अंतःकोण का योगफल अगर पूछा जाए तो वो भी नोट कर लीजिए, उसमें बस ये बटे n नहीं होगा, है ना। अगर किसी समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग आ जाए, सभी अंतःकोणों का योग, कोई भी बहुभुज है उसके जितने भी अंतःकोण होते हैं सभी अंतःकोणों का योग, इसको भी समझ लीजिए, अंतःकोणों का योग, तो वो होता है, उसका सूत्र आप लिखेंगे n-2 इंटू 180, या फिर इसी को आप कह सकते हैं वही 2n-4 इंटू 90, चाहे ये कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए। ये क्या है, किसी भी समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग। इसका मतलब जैसे आप मान लीजिए कोई त्रिभुज, आप इसका योग जानते हैं कि 180 होता है, 3 कोण होते, तीनों का योग 180। अब आप देखिए यहाँ पर इसमें मान रखें, त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। n क्या है यहाँ त्रिभुज की, n क्या होता है उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। n मतलब भुजाएं, कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं, 4 भुजाएं, 5 भुजाएं, जितनी भी है वो n प्रदर्शित करता है। अब अगर त्रिभुज है तो इसमें 3 भुजाएं, तो मैं यहाँ रखूंगा 3-2 देखिए, और गुणे 180, तो आप देखिए 3-2 एक ही बचा, 1 गुणे 180 180 आएगा, तो ये 180 होता है। आप जानते हैं किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, अंतःकोणों का योगफल 360 होता है। आप चतुर्भुज के लिए चेक कर लीजिए, चतुर्भुज के लिए 4 रखेंगे भुजाएं, क्योंकि चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, जो 4 में से 2 माइनस हुआ, 2 बचा, 2 को 180 से गुणा करेंगे 360, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ये सूत्र आप अच्छे से नोट करते जाइए, लिखते जाइए, और बाकी जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो वहाँ पर बहुभुज में ये सब चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी भी, और इनका प्रयोग समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मेरी कोशिश सिर्फ ये नहीं है कि 2, 4, 6 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे या 50 क्वेश्चन होंगे, मैं प्रयास ये भी कर रहा हूँ कि आपको वहाँ पर उससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट भी कराए जाएँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें BD, चलिए मैं इसमें चतुर्भुज बना लेता हूँ। मान लीजिए ये ऐसा कोई चतुर्भुज है, इसको मैं आप यहाँ से नेम कर देता हूँ ABCD, चाहे जहाँ से लिखिए, इधर से लिखिए या उधर से लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें BD 40 है। BD ये वाला देखिए यहाँ पर आपको 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, B से D 40 सेंटीमीटर है, तथा सम्मुख शीर्षों से BD पर खींचे गए लंब, देखिए सम्मुख शीर्ष से इस पर लंब खींचा जा रहा है, जैसे ये 90 डिग्री खींच दिया गया, ये 90 डिग्री खींच दिया गया, ये लंब खींच दिया गया, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ प्रश्न बन गया। यहाँ से मैं इस लंब को नाम कर देता हूँ, ये जो यहाँ पर ये पॉइंट आए हैं इसको मैं नेम कर देता हूँ P और इसको कर देता हूँ Q। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसे केस में ये जो लंब है आपको पहले इनकी लंबाइयाँ भी दी गई 16 और 12, मान लीजिए ये वाला 16 है और ये वाला 12 सेंटीमीटर है, AP और CQ, ठीक है। इस तरीके से तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर ऐसे चतुर्भुज का जो ये चतुर्भुज बन रहा है इसका क्षेत्रफल बताना हो तो याद रखें इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक विकर्ण पूरा दिया, देखिए B से D विकर्ण दिया हुआ है और बाकी के वर्टेक्स से इस पे लंब खींचे गए, लंब रेखा यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए, ठीक है, 90 डिग्री पर। तो ऐसे में क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे ये जो BD है पूरा ये, और ब्रैकेट में इन दोनों लंब रेखाओं को जोड़ लेंगे यानी AP और CQ, इसका योगफल, बस ये आपको याद रखना है। तो ये डायरेक्ट आपको इसमें वैल्यू रख देनी, एक तरीका ये है। दूसरा अप्रोच भी मैं बताता हूँ। ये सूत्र आप देखिए, BD आपका पूरा 40 था, यहाँ पर बोला गया था BD आपका 40 है, 40 रख दीजिए गुणे AP CQ, इनको जोड़ दीजिए, ये जो 12 और 16 है, बस ठीक है।
AP और CQ हो गया। इसको काटेंगे 40 को 20 आएगा, यहाँ पर 20 रखिए, गुणे 12 और 16 कितना हो जाएगा, 16 2 18 10 28, 28 दूना 56, 560। ठीक है, ये 560 हो गया, आंसर आपका C पार्ट में दिया गया है। ठीक, एक तरीका ये था। इसका एक और अप्रोच देखिए, जिनको ये फॉर्मूला याद ना रहे वो क्या कर सकते हैं वो भी देख लें। देखिए अब इसका एक तरीका ये होगा कि आपको मालूम है कि ये जो आप चतुर्भुज देख रहे हैं दो त्रिभुजों में टूट रहा है। जैसे ये वाला एक त्रिभुज ऊपर आप देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। देखिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हम निकाल लें, और ABD का क्षेत्रफल क्या होता है ऐसे त्रिभुज का जिसमें 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो आप देखिए 1/2 गुणे आधार, इसका पूरा यही लिया जाएगा क्योंकि इस त्रिभुज का पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का आधार यही होगा जो B से D जा रहा है 40, तो आधार 40 और ऊंचाई इसकी ये लंब रेखा वाली 90 वाली 12, तो इसको 12 रख दीजिए। 2 से काटेंगे तो 20, 12 दूना 24, 240 ये आ गया, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एक त्रिभुज नीचे भी बन रहा है, आप देखिए ये वाला, इसको भी निकाल लें और दोनों को जोड़ दे तब भी तो पूरा क्षेत्रफल ही मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो अब हम कहेंगे त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, BCD। त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। अब ये सब जो मैं लिख रहा हूँ ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई ये भी होगा, इसका भी आधार देखिए 40 ही है भाई, इसका भी आधार तो यही है, और ऊंचाई ये होगा जो 90 डिग्री वाली रेखा जो 16 है, ये रख दिया। इसको काट देंगे 20 दूना 40, 16 दूना 32, ये आया 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका 320, इसका 240, तो टोटल ABCD चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ABCD का जो क्षेत्रफल होगा वो दोनों को जोड़ के आएगा 240 प्लस 320। अब देखिए ये कितना होगा, 40 और 20 60 और 3 2 5, 560 ही हो रहा है जोड़ने पर, तब भी ये 560 आ गया। अब आप चाहे दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालिए जोड़ दीजिए तो भी आएगा, या वो सूत्र याद रखिए जो मैंने बताया 1/2 गुणे BD, यानी कि पूरा जो विकर्ण एक दिया हो और उसके साथ ये जो दो लंब रेखाएं खींची गई ये दी हो। ऐसा जब भी आपको आएगा सवाल तब आपको यही करना होगा। अब ये जरूरी नहीं है देखिए कि केवल BD हो, कोई भी हो सकता है। देखिए इसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिए ये वाला विकर्ण दिया हो इस बार, ठीक है, इसको मैं नेम कर देता हूँ ABCD वैसे ही, और ये विकर्ण दिया और यहाँ से आपके लंब खींचे गए 90 डिग्री पर, तो कोई दिक्कत नहीं। इस बार इसका जो सूत्र क्षेत्रफल हो जाएगा वो होगा 1/2 गुणे यही वाला जो आपका ये विकर्ण दिया है A से C का, और बाकी इन दोनों का योगफल कर लेंगे। जैसे मैं D से इसको नाम कर देता हूँ P और B से इसको कर देता हूँ Q, तो DP प्लस BQ कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपको कोई भी हो आप आराम से इस सूत्र को अप्लाई करके और लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मुझे आशा है कि आप इस सूत्र को कैसे बना कैसे लिखेंगे सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे अच्छे से और बेहतर तरीके से इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कागज की 2 शीटें ली गई हैं जिनकी माप 22 सेंटीमीटर गुणे 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, कागज दो प्रकार के आपसे कागज यहाँ पर लिए गए हैं, आप इसको ध्यान से समझिए, और जिनकी माप क्या है 22 और 28, 22 और 28 है, 22 और 28 है, ऐसा मान लेंगे दोनों की माप। और इनसे बेलन बनाया गया जिनमें से एक की ऊंचाई 22 सेंटीमीटर, दूसरे की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। इसका साफ मतलब है 22 उसकी ऊंचाई होगी जिसको 22 की तरफ मोड़ा गया होगा, 28 उसकी होगी जिसको 28 की तरफ मोड़ दिया गया होगा। सिंपल सी बात है। कागज में देखिए, जैसे आप समझिए इस बात को, जैसे मान लीजिए ये आपका कागज का एक सीट है, ठीक है, इससे 2 सीट ली गई। अगर मैं इसको देखो ध्यान से, ये लंबाई वाला हिस्सा देखिए, ठीक है, मान लीजिए ये 28 है और इस 28 की तरफ अगर हम इसको ऐसे मोड़ें तो ये ऊंचाई हो गया बेलन की, ठीक है, बेलन की ऊंचाई। और दूसरा देखिए, दूसरी भुजा जो थी वो घूम करके ये जैसे हम मोड़ रहे हैं बेलन बना रहे हैं तो दूसरी भुजा आपको देखिए वृत्त बना रही है। ठीक, इधर आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अच्छे से कि इस जगह पर एक वृत्त की रचना हो रही है। ठीक, दूसरा वृत्त बना दे रहा और एक आपका ऊंचाई, तो इस प्रकार से जो बेलन बनता है वो हो गया। दूसरा अगर मैं ऐसे मोड़ूँ, देखिए इस तरीके से मोड़ूँ तो ये देख रहे हैं आप वृत्त बन रहा है, और इसी को ऐसे देखें तो ये ऊंचाई बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बेसिक समझते हैं।
अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान से आप समझिए कि कागज की 2 सीटें ली गई जिनकी माप 22 और 28 है। प्रत्येक सीट से एक बेलन बनाया गया, जिनमें से एक की ऊंचाई 22 है तथा दूसरे की ऊंचाई 28 है। अब मान लीजिए इसकी ऊंचाई अगर 22 है तो जाहिर सी बात है ये जो दूसरा वाला सेक्शन है ये वृत्त घूम के वृत्त बन गया था। आपको मैंने बताया था कि अगर आप इसको मोड़ते हैं तो जहां से मोड़ेंगे दूसरा वाला देखिए वृत्त बना रहा है। आपको बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा कि वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि बाकी अगर ऊंचाई को 22 कहा जाएगा, इसको ऊंचाई कह दिया जाएगा, तो इससे बनेगा फिर वृत्त की परिधि, यानी इससे बनेगा परिधि। साफ बात है। और परिधि किसकी? वृत्त की, जो कि होती है 2πr, और ये आप 28 रख देंगे तो 2πr को 28 कह देंगे। तो जाहिर सी बात है अगर 2πr 28 है तो यहाँ से आपका r निकल आएगा। देखिए r अगर आप निकालना चाहें तो 28 के नीचे ये बटे में 2π पहुँच जाएगा। यहाँ पर भाई 2πr 28 है तो r निकालेंगे बटे में 2π आ जाएगा। r का मान कितना आएगा? 28 बटे 2, इसको काट दीजिए 14 आ जाएगा। 14 बटे पाई, अब देखिए 2 से 28 कटा 14, नीचे पाई का मान 22 बटे 7 रखेंगे तो ये कितना आएगा? 14 गुणे 7 बटे 22। ठीक है, जो 22 बटे 7 है वो 7 बटे 22 हो गया। ठीक, ये चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से आप देखें 22 बटे 7 हो गया। ठीक है, 14 गुणे 7 बटे 22, या फिर आप इसको यहाँ पर रोक लेंगे बहुत ही आराम से। देखिए यहाँ पर आप इसको r इज इक्वल टू जो 14 बटे पाई आया था यहीं पर हम इसको रोक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक त्रिज्या r1 अगर हम कह दें तो इसको आप कहेंगे 14 बटे पाई। ठीक, आप फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर बोला गया कागज को 22 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो गई है, मोड़ा ऐसे गया है कि 22 ऊंचाई हो गई है, तो दूसरी जो 28 वाली वो परिधि बनेगा। क्यों बनेगा इसका कारण आप समझ चुके हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम काम कर लेंगे। यहाँ पर दोबारा में कहा गया है कि एक की ऊंचाई 22 और दूसरे की ऊंचाई 28 बनी है। दूसरे की ऊंचाई 28, अगर ऊंचाई यहाँ पर दूसरे की 28 ले ली जाए, दूसरे में हम H2 ले लेते हैं, पहले में हम H1 ले लेते हैं ताकि आसान रहे, तो ये हो गया। और दोबारा में फिर से ये वृत्त की परिधि अगर 28 ऊंचाई, इस बार ये ऊंचाई बन गया है तो ये वाला परिधि बनेगा। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, तो परिधि होगा 2πr होता है और ये बनेगा 22, 2πr2 कह देते हैं इसको। और यहाँ से देखिए r2 निकालेंगे, इस बेलन की त्रिज्या निकालेंगे जो इससे बनेगा, तो आएगा 22 बटे 2π। इसको काट दीजिए 11 बटे पाई, त्रिज्या दूसरी आ गई 11 बटे पाई। यहाँ से 11 बटे पाई, यहाँ से 14 बटे पाई। ठीक है, तो ये बेलनों की त्रिज्या तो आ गई, लेकिन हमें बताना था इनके आयतनों का अंतर। तो आयतन इसका क्या होगा? V1 बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो यहाँ पर पहला r1 h1 कहेंगे, तो पाई ऐसे रहेगा। r1 स्क्वायर, r1 है 14 बटे पाई, तो हम बोलेंगे 14 बटे पाई और इसका स्क्वायर गुणे h1 यानी कि 22। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे 22, ये आ जाएगा। और इधर से अगर हम इसका आयतन देखें तो ये भी होगा पाई r स्क्वायर h, तो इसको हम 2 लिख देते हैं, r2 स्क्वायर और r2 और h2 बोल दें क्योंकि सेकंड बेलन है। तो V2 बराबर पाई, आप ऐसे ही रखिए, अभी R2 की वैल्यू ये रखिए 11 बटे पाई और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर करें, H2 का मान यहाँ पर 28 हो जाएगा, ये वाला जो दिया था यहाँ 28 रख दीजिए। ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे हुआ। अब हम इसको ऊपर स्पेस खाली करते हैं और इसको बताते हैं। चलिए, ये आपका आ गया। तो अब क्या होगा, इसको आप देखें, यहाँ पर आयतनों का अंतर ही बताना था, तो अंतर अगर करेंगे तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। पाई गुणे ये है 14 बटे पाई, तो 14 गुणे 14 और पाई गुणे पाई। ठीक है, नीचे क्योंकि वर्ग है 14 गुणे 14 हो जाएगा, पाई का वर्ग पाई गुणे पाई हो जाएगा और गुणे 22। पाई से पाई 1 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका जो आया ये V1 वाला मान अगर देखें तो 14 को 14 से गुणा करेंगे गुणे 22, ये भी हो जाएगा। और जो पाई नीचे बटे में इसका मान 22 बटे 7 होगा, 22 बटे 7 क्या हो जाएगा, पलट करके 7 बटे 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 बटे 7 पलट करके 22 के नीचे 22 बटे 7 रखेंगे, 7 बटे 22 हो जाएगा। ठीक, इसको आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 22 से 22 पूरा कट गया, तो आपका ये आंसर आया 14 गुणे 14 गुणे 7। इसको इतने ही छोड़ देते हैं, अभी गुणा नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं और इधर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको सॉल्व कर सकें। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ज़रूर, लेकिन आप इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे।
दूसरा देखिए यहाँ से था पाई V2 का, और पाई गुणे इसके साथ क्या होगा 11 गुणे 11 और बटे में पाई गुणे पाई, क्योंकि वर्ग है ना, 11 का भी वर्ग और पाई का भी वर्ग, गुणे 28। पाई से पाई कट जाएगा, V2 दूसरा जो आया आपका 11 गुणे 11 गुणे 28, और ये जो पाई है इसको आप कह सकते हैं यहाँ पर 22/7। तो 22/7 जरूर करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 यहीं रहेगा। 11 एकम 11 दूना 22 ऐसे कर लीजिए, 2 एकम 2, 14 दूना 28 कह लीजिए। यहाँ से आया 11 गुणे 14 गुणे 7, ये दूसरा आ गया। और दोनों आयतन हमारे सामने है, इनका अंतर बताना था, ठीक है, इनका हमें अंतर बताना था। अब हम अंतर कर देंगे बस। तो इनका अंतर आप अगर निकालें 14 गुणे 14 गुणे 7, ये आपका है 14 गुणे 14 गुणे 7, इसमें से माइनस ये वाला कर दीजिए 14 गुणे 11 गुणे 7। तो यहाँ से देखिए जो कॉमन है, अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं। देखिए 14 गुणे, इसको गुणा करने की बजाय हम कॉमन जो हो रहा है उसको कॉमन ले लेंगे। 14 यहाँ से देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन कर लिया। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, कॉमन कर लिया। तो बचा क्या, यहाँ से बचा 14 और यहाँ से माइनस ये 11। तो देखिए अब इसका आप आराम से कर सकते हैं, 14 7 98 और गुणे भाई 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, और यहाँ 14 में से 11 गया 3, तो इसको गुणा करिए, 3 और 24, 3 और 24, 3 और 27, 27 और 2 29, 294। आप देख रहे हैं काफ़ी लॉन्ग, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था और बहुत ज़्यादा प्रोसेस करने के बाद ये आंसर आया 294। ये इसकी बेसिक अप्रोच थी। बहुत ज़्यादा इसको अगर आप एक एक बेसिक इसका समझेंगे तभी ऐसे कर पाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही लॉन्ग मेथड से क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनको आपको लॉन्ग मेथड ही करना पड़ेगा। लेकिन अब बात ये है कि जैसा कि कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, तो कॉन्सेप्ट करने के बाद आप इसको करते हैं वो अलग बात होती है, और डायरेक्टली अगर आप करते हैं तो अलग बात होती है। अब देखिए आपको अगर सारे कॉन्सेप्ट मालूम थे तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपको मालूम है कि दोनों का आयतन का अंतर बताना है, तो V1 माइनस V2 हमको बताना है, ठीक। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये होता है पाई R1 स्क्वायर H1 माइनस पाई R2 स्क्वायर H2, है ना। इतना हम लिख देंगे अंतर करके। अब देखिए पाई कॉमन है, कॉमन कर लेंगे, R1 स्क्वायर H1 माइनस यहाँ से R2 स्क्वायर H2, यही आपको सॉल्व करना था। अब देखिए हमें सारे कॉन्सेप्ट अगर मालूम होंगे तो हम अच्छे से कर पाएंगे। बस ये चीज़ हमको मालूम होनी चाहिए कि पहले केस में उसने क्या कहा था, बेलन जब बनाया गया तो एक ऊंचाई 22 है, तो पहले केस में ऊंचाई को हम 22 रख लेंगे। तो ऊंचाई 22 रखेंगे तो दूसरा बनेगा परिधि 2 पाई R1, दूसरा यानी 28 बनेगा परिधि। जब हम ऊंचाई को 22 लेंगे तो परिधि 28, तो यहाँ से R1 का मान निकालना पड़ेगा, बस 28/2 पाई, और ये आपका कट के हो गया 14 दूना 28, तो ये 14/पाई, ये पहला R1 ये हो गया और H1 22 हो गया। तो हम बस यहाँ पर जब मान रखेंगे ये चीज़ हमें समझ में आ गई। एक ही कॉन्सेप्ट से ये बात हमें समझ में आ गई कि R1 हुआ 14/पाई और इसका भी है स्क्वायर, और इंटू H1 है आपका 22, ठीक है। फिर इसी तरीके से R2 क्या होगा, R2 में अब की बार हम 2 पाई R2 को रखेंगे 22 और H2 को आप ले लेंगे 28, जैसा इसने बताया। तो R2 आपका 22/2 पाई, भाई ये वाला 22 2 पाई उधर जाएगा, बटे में हो जाएगा, 2 से कटेगा ये 22, तो 11/पाई आएगा। R2 आपका देखिए यहाँ पर आ गया 11/पाई, और इसका स्क्वायर गुणे H2 यानी कि 28, ठीक है। अब आप देखिए ये चीज़ आप रखेंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो आप आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग से थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा और उतना ज़्यादा लेंदी आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। सॉल्व करने का तरीका भी मैंने उधर अभी बताया, पूरा डिटेल में उसको सॉल्व करा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए सीधी सी बात है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप कोई ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते। इन सब में आप इन कॉन्सेप्ट के को लगाए बिना सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि बेलन या फिर जो भी कागज को मोड़ करके बेलन बना, कैसे उसका क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको बाकी चीज़ों में समय बचा करके मैथमेटिक्स में समय देना होगा, और ऐसे क्वेश्चन जो बहुत लेंदी हो, लंबी प्रकृति के हो, उनको सबसे बाद में आप अप्रोच करें, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और बहुत ढंग से आप करना समझ गए होंगे। तो बस थोड़ा सा स्पीड, कैलकुलेशन करने की स्पीड को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। हम लोगों को आपको एक एक चीज़ समझाना होता है, तो हमें इतना स्पीड पर काम करने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर बहुत स्पीड में काम करेंगे तो समझ के बाहर होने लगेगा, ठीक है।
तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें और आगे बढ़ते रहें और सारा आपका बेहतर एग्जामिनेशन होगा और बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चंस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया तार के 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर। देखिए जैसे तार का एक टुकड़ा आपका ये हुआ और एक टुकड़ा मैं ये मान लेता हूँ, 2 टुकड़े हैं और प्रत्येक की लंबाई 5024 सेंटीमीटर। इस वाले तार से पहले के इसमें जो तार है इससे क्या किया गया, एक टुकड़े से एक वर्ग बनाया गया, इससे एक वर्ग बना दिया गया। ठीक, यही तार है जो 5024 था, इसी से वर्ग बनाया इसको मोड़ करके। ठीक है, और दूसरे से एक वृत्त बनाया, ये जो तार है इससे ऐसे वृत्त बना दिया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है कि ये जो तार है इसी को ऐसे मोड़ करके बनाया गया 5024 जो इसकी लंबाई थी, तो अभी भी लंबाई वही रहेगी, यानी ये जो चारों किनारे हैं इसको मिला करके 5024 ही रहेगा, क्योंकि इसी तार को तो मोड़ करके ये बना है और इसी तार को मोड़ करके वृत्त बना है। तो ये जो वृत्त की बाउंड्री आप देख रहे हैं जिसको परिधि कहते हैं, ये भी 5024 रहेगी। तो सिंपल सी बात है, पहले केस में बना है वर्ग, तो इसका मतलब वर्ग का ये जो परिमाप है, बाहरी भुजाएं हैं इनका योगफल, इसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, ये क्या है, वर्ग बना है, तो वर्ग का परिमाप होगा कितना, जो था पहले तार की लंबाई 5024, तो इसको हम 5024 ले लेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा, तो यहाँ से हमें भुजा मिल जाएगी, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप, और ये है 5024। तो भुजा आप निकाल सकते हैं, देखिए भुजा बराबर 5024 के नीचे बटे में ये गुणे 4 है, 4 बटे में आ जाएगा भाई, उधर जाके 4 से इसको काट दीजिए, 4 एकम 4, तो देखिए भुजा क्या आ गई, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 1256 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये भुजा आ गई इस वर्ग के लिए। ये वाला केस आपका हो गया। दूसरा केस में फिर से वही 5024, तार तो 5024 ही है लेकिन इसी तार से वृत्त बना है, तो इसका मतलब ये जो वृत्त की परिधि है, इस बार ये परिधि होगी 5024 के बराबर। ठीक है, क्योंकि तार की लंबाई तो इतनी ही थी, तार से ही वृत्त बना है, तो ये जो बाउंड्री है ये 5024 होगा। और परिधि वृत्त का होता है 2 पाई r, यहाँ से 5024 ये है ही, यहाँ से आप r निकालेंगे त्रिज्या, तो त्रिज्या आप जब निकालेंगे तो 5024 के बटे में ये 2 और पाई आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, 2 से इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 और ये 25 होगा, फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2512 ऊपर हुआ, 2512 बटे पाई, ये त्रिज्या हो गई वृत्त की। आपको बताना क्या था, आपको बताना था वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो भुजा का स्क्वायर होता है ना, यहाँ से आप सीधे देख सकते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल अगर मैं लिखूं तो भुजा का स्क्वायर मतलब 1256 का स्क्वायर, इसका मतलब 1256 गुणे 1256। तो जो आपको अनुपात बताना है वो दोनों के क्षेत्रफल का बताना है, तो 1256 इस वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए 1256 का वर्ग है तो 1256 गुणे 1256 आएगा, और बटे में क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या आ चुकी है तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान ऐसे आर स्क्वायर, देखिए ये आया है आर, तो आप लिखेंगे 2512 गुणे 2512, 2 बार हो जाएगा, और बटे में पाई है, ये पाई रहेगा, स्क्वायर इसका हो जाएगा, सॉरी हाँ पाई का स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि पूरा आर यही है, तो पाई गुणे पाई, 1 पाई से 1 पाई तो कट गया लेकिन ये 1 पाई बच गया। अब देखिए क्षेत्रफल ही आ गया, अब इसको नीचे रख देंगे हम, 2512 गुणे 2512 और बटे में पाई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ से ये जो पाई है ये ऊपर चला जाएगा, 1256 गुणे 1256 ये है ही ऊपर, पाई ऊपर पहुँच जाएगा गुणे पाई, और बटे ये 2512 और गुणे 2512। देखिए 1256 से 2512 2 बार में कट जाएगा, 1256 का डबल ही है ये। ठीक है, 2 बार में, और ये भी 2 बार में कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो गया, ऊपर पाई नीचे 4, 2 दूनी 4 यानी कि पाई अनुपात 4 इसका आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर आपका आ गया पाई अनुपात 4, यानी ए पार्ट में ये दिया गया। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पाई अनुपात 4 आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो ये सारे क्वेश्चंस कर नहीं पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी।
इसीलिए आपको इतना डिटेल किया जाता है। अब आप प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और इसको आप शॉर्ट कैलकुलेशंस को थोड़ा ईजी कर सकते हैं। ऐसे चैप्टर्स के क्वेश्चंस में आप ट्रिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप कैलकुलेशन को जितना चाहें कम कर सकते हैं बस। तो कैलकुलेशन पर काम करिए और बाकी आपको जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें, कॉन्सेप्ट सीखें और उसके बाद आप लोग अपने से कैलकुलेशन को कम करने की, स्पीड बढ़ाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, निम्न स्थितियों में किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है? कौन सी स्थिति है, जो 4 स्थितियां हैं जिसमें चतुर्भुज नहीं बन सकता? तो अब देखेंगे इसमें क्या हो सकता है जिसमें चतुर्भुज ना बने। जैसे पहली स्थिति को उठाते हैं तो यहाँ पर पहली स्थिति में कहा गया AB 20 सेंटीमीटर, मान लीजिए ABCD बनाना है, हमने AB बनाया जो कि 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कहा है BC 6, देखिए ये आपका AB हो गया। अब मान लीजिए B से C हम कहीं 6 सेंटीमीटर बना लें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी हो सकता है। और इसके बाद AC 8 है, B से C वाला ये हो गया, AC 8 हो सकता है, ये 8 ले लिया जाए, ठीक है। AD 5.5 हो, A से D के लिए 5.5 बन जाए, ये कहीं इधर। और इसके बाद DC, C से D भी आपको दिया है, यानी आपको AB BC, देखिए चतुर्भुज में AB BC और आपको AC यानी एक विकर्ण दिया है इसका A से C, ठीक है। और उसके बाद AD भी दिया है, ये आप देख रहे हैं AD, ये भुजा भी दी है। ये चतुर्भुज बनाना आराम से संभव है, कोई दिक्कत नहीं, ये चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको चतुर्भुज की 2-3 भुजाएं और विकर्ण दिया होगा, ये चतुर्भुज आप देख पा रहे हैं, आराम से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। यानी ये संभव है। आपसे कहा है कौन सा संभव नहीं है। दूसरा देखिए, ऐसे AB दिया है, ठीक है, और एक कोण दिया है, मान लीजिए ये आपका AB दिया है 3.5, इसको हम AB ले लें, और B कोण 125, B पर कोण 125 ऐसे बना दें, ये 125 डिग्री का कोण बन गया, ठीक है। तो ये B से C की तरफ जाएगा। C पर 80 कोण बना दें, C पर देखिए 80 कोण बनाते हुए ऐसा कुछ इधर मान लीजिए ये 80 डिग्री का कोण बना दिया C पर, ठीक है। तो फिर इसके बाद BC 5.5 है, BC है देखिए 5.5 होगा, मान लीजिए माप, कोई दिक्कत नहीं। फिर CD आपको 5, तो C से D, C ये रहा और D ये रहा, आपको 5 ही काटना, तो यहाँ कहीं पॉइंट मिल जाएगा, फिर इसको ज्वाइन करेंगे, ये 5 ही ले लेंगे, ये आराम से बन जाएगा। यानी ये वाला भी बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं दोनों ये रचनाएं हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, ये संभव है। फिर आपसे कहा गया है C पार्ट में BC 4.5, चलिए BC को पहले ही हम बना लेते हैं, BC 4.5, AD 5.5, C से D, BC ये हो गया, तो C से D हम कर लेते हैं 5, मान लीजिए ये C से D 5 है, ठीक है, यहाँ कहीं D है। और फिर आपसे कहा गया है CD हमने ये बना लिया, BC बना लिया, AD, ठीक है, AD ये वाला A यहाँ कहीं होगा, फिर तभी A से D की माप दी गई 5.5, मान लीजिए ये A है और यहाँ से इसका 5.5 है, ठीक है, A से D। और आपको BD भी बताया गया है, B से D भी आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये ज्वाइन करके B से D भी पता है, ये भी बन जाएगा, ये चतुर्भुज भी आप देख रहे हैं बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला चतुर्भुज D पार्ट, ये 3 आपके बन गए, ठीक है। अगला पार्ट है ये वाला जिसमें AB 6 है, देखिए AB आपका 6 है, ठीक है। BC 9.5 है, B से C में कहीं कोई 9.5 बना लेते हैं, ठीक है। और A पर 75 डिग्री कोण बनेगा, A पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे, यहाँ पर 75 का कोण बना दीजिए कुछ ऐसे। और देखिए B पर 150 का कोण बनाना है, B वाला कोण ये आपका 150 है, मान लीजिए, थोड़ा और इसको ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से, ये 150 का कोण है। C पर 140 का कोण है, B से C ये रहेगा। अब 140 का अगर कोण बनाएंगे तो कुछ ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से, कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक। और इसका रीजन भी आप देख सकते हैं साफ साफ, आपको मालूम है चतुर्भुज में चाहिए, चतुर्भुज संभव नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, D। और इसका साफ रीजन एक ये भी है कि इसके 3 कोण दिए गए हैं अंदर के, और 3 कोणों का योगफल आप देख पा रहे होंगे 150, 140 और 75, इसको जोड़े तो आप देखिए क्या होगा, ये 50 और ये 360 के ऊपर हो रहा, 5 5 4 9 7 16 और 2 1 3 365 डिग्री, जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का के अंतः कोणों का योगफल 360 होना चाहिए। चतुर्भुज में चारों कोणों को जब भी आप जोड़ते हैं, ये 4 कोण जो बनते हैं, चारों कोणों का योगफल 360 होता है, और ये तो 3 ही कोण में 365 हो गया, इसका मतलब ये संभव नहीं है।
अगर नज़र कोड पर पहले चली जाती तो आप कोड को देख करके अंदाज़ा लगा लेते कि 3 कोड 360 से ऊपर है, इसलिए ये वाला ही संभव नहीं है। ठीक है, बाकी आप सारी कंडीशंस भी सीख लिए होंगे, बेसिक्स पर आपका काम हो गया कि अगर कुछ और भी आता है तो हम कैसे समझेंगे, कैसे जानेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि इसमें जो बोला गया था कि निम्न स्थितियों में किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है, वो चौथे पार्ट में संभव नहीं है। डी वाला आंसर हो जाएगा आपका इसका डी पार्ट। ठीक है, तो मुझे आशा है आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं और सीखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है, क्वेश्चन दिया गया है 3 और यहाँ दिया गया 5x - 7 - 4, इसके साथ है 8x - 13 और बराबर में है 2 9x - 11 और माइनस में 17। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले x का मान निकालेंगे, यहाँ से इससे कोशिश करके x का मान निकलेगा और उसको यहाँ रख देंगे तो ये मान आ जाएगा। तो चलिए x का मान निकालेंगे। देखिए 3 इसमें भी गुणा होगा, 3 इसमें भी गुणा होगा। गुणा करेंगे तो तीनों पची 15x हो जाएगा, फिर -3 का 7 से 3 से 21। इसको भी ऐसे करेंगे, इससे और इससे भी करेंगे तो माइनस का 4 है, माइनस में ही आएगा भाई, ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 और 32x और ये माइनस बाहर भी है अंदर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 13 चौके 52 हो जाएगा भाई, 4 और 13 का गुणा 52 बराबर। ऐसे ये करिए, इसका इससे भी होगा, इससे इसका भी होगा। 2 9 18x माइनस 11 दूना 22 और माइनस का ये 17। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पर x और x का सॉल्व करेंगे, एक तरफ कर लेंगे, नंबर एक तरफ कर लेंगे। तो 15x और माइनस 32x और ये 18, इनको एक तरफ ले लेते हैं। जैसे 15x है, माइनस का 32x है ये वाला, ये दोनों तो इधर हैं ही, इसको भी इधर ले आते हैं, माइनस का 18x हो जाएगा क्योंकि इधर पे प्लस में है। बराबर में उधर देखिए माइनस का 22 ये है, ठीक है, माइनस का 22 और माइनस का 17, ये दो चीज़ें इधर हैं। ये वाला 21 भी उधर ले जाएंगे और 52 को भी उधर कर लेते हैं। तो -21 है, +21 हो जाएगा, 52 प्लस में है, ये -52 हो जाएगा। ये सारे नंबर्स एक तरफ कर लिए, सारे x एक तरफ कर लिए। अब केवल सॉल्व करना है, इसको देखना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 15x है ही और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन आंसर माइनस ही रहेगा। 18 2 20 30 50, ये आपका 50x हो गया। ठीक है, 32 और 18 50 होगा तो 50x हो गया बराबर। इधर आप देखिए यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो माइनस माइनस वाली संख्या है तो सब प्लस ही हो जाएगी। ठीक है, पहले आप ये देख लीजिए, इस तरीके से थोड़ा इजी इसको कर सकते हैं। जैसे माइनस का 22 था और ये प्लस का 21 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 ही हो जाएगा भाई। -22 और +21 तो माइनस का 1, फिर ये -17 ऐसे लिख लीजिए, -52 ऐसे लिख लीजिए। अब आप देखिए माइनस सब जुड़ जाएंगे क्योंकि सब माइनस में है, लेकिन अगर आप एक एक करना चाहें तो एक एक कर सकते हैं। ये देखिए -1 और -52, या ऐसे कर लीजिए माइनस इन दोनों को करेंगे तो माइनस का 18 और माइनस का 52। तो अब ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 2 10 और 5 1 6 1 7। ठीक है, माइनस का 70, 52 और 18 कितना हो जाएगा, 70। माइनस का इसलिए क्योंकि दोनों माइनस में है, इसलिए माइनस में आएगा। जब दो ऋणात्मक संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो वो ऋणात्मक ही होता है। ठीक है, और बड़ी संख्या भी देखें यहाँ पर तो उसके आगे माइनस है, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस में, ये प्लस का 15, ये माइनस का 50, प्लस माइनस माइनस, 50 में 15 जाएगा 35x, 50x में 15x जाएगा 35x, और बड़ी संख्या के आगे माइनस इसलिए माइनस का 35। ये माइनस इधर इधर कैंसिल हो जाएगा। x बराबर आप देख रहे हैं 70 इधर है, ये 35 उधर जाएगा तो बटे में होगा, 35 से कम 35 दूना 70, x बराबर 2। अगर x का मान मिल गया तो अब आप इसका मान बहुत आराम से बता सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो मान बताना है वो है 7x - 5 बटे 11x - 9। इसको देखिए यहाँ पर हम x बराबर 2 रख देंगे तो 7 × 2 भाई, 7x है मतलब 7 × 2, फिर -5 बटे 11 × 2 - 9। कितना हुआ, 7 दूनी 14 में से 5 गया 9 बचा, 11 दूना 22 में से 9 गया तो आपका 13 बचा। 9 बटे 13 प्लस का, ठीक है, प्लस का 9 बटे 13 बी पार्ट में दिया गया, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे करना था, और बहुत ही आराम से आप इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन के साथ इसको करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप इसको कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया है, ये गुणनफल है। देखिए बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा ही मानेंगे। ये गुणनफल आपको दिया गया है तो इसको नोट कर लेते हैं। पहले x² - 2 का गुणनफल करना है किससे, 1 - 3x
प्लस 2x²। इसको गुणा करेंगे तो उसमें x² और x के गुणांक लेने, इनका योग बताना है। तो पहले गुणा करके देखते हैं। जैसे आप ये भी समझ गए कि गुणांक निकालने का तरीका भी आसान है और गुणा करने का तरीका भी आपको आना चाहिए, दोनों तरीके आने चाहिए। तो मैं आपको एक पहले लॉन्ग मेथड समझा देता हूँ पूरा, कि इसको गुणा कैसे करते हैं। पहले एक टर्म ये उठाते हैं x² इसका, और इस पूरे से कर देते हैं गुणा। तो जैसे x² उठाएंगे, 1 से करेंगे तो x² ही आएगा, फिर x² का इससे करेंगे माइनस होगा x² ये, और 3x ये, तो 3 तो ये रहेगा, एक बार x और 2 बार x मिलकर 3x की घात 3 हो जाएगा भाई। x² और x का गुणा x की घात 3 हो जाएगा। फिर इसका इससे भी करेंगे, प्लस में कितना हो गया, x² का इससे करेंगे तो 2 ये ऐसे रहेगा x², यानी 2 बार यहाँ x और 2 बार ये, तो हो जाएगा 4 बार। ये हो गया गुणा। इसी तरीके से अब इसका इससे करेंगे, अब दूसरा वाला इसका उठाएंगे और पूरे से कर देंगे। ये तरीका होता है, पहले हमने x² को उठाया, इन तीनों से कर दिया, अब -2 को उठाएंगे और इन तीनों से कर देंगे। तो अब -2 को उठाते हैं और इन तीनों से ऐसे करेंगे, तो क्या आएगा, माइनस का ये प्लस का ये, तो माइनस ही रहेगा, 2 × 1 = 2, ठीक है। फिर माइनस का ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 3 = 6x हो जाएगा। फिर ये माइनस का 2, ये प्लस का 2x², तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा भाई, ये प्लस का है, प्लस का, और ये माइनस का, तो माइनस ही हो जाएगा, 2 और 2 दूनी 4x², ठीक है। ये आपका गुणा हो गया। अब इसमें देखिए कुछ जुड़ घट रहा हो तो जोड़ घटा सकते हैं, बिल्कुल घट रहा है। देखिए यहाँ से x² और ये माइनस का 4x², तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² भाई। ये x² एक बार और यहाँ माइनस का 4x², तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस का 3x² हो जाएगा। और कोई जुड़ घट रहा है नहीं, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे, बाकी ऐसे ही लिख दिए गए। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था x² और x के गुणांक। तो भाई x² के साथ तो ये देखिए माइनस का 3 है, इसका गुणांक हो गया -3, और इनका योग बताना है किसका, x का गुणांक, x का गुणांक ये +6 है। तो आप देखेंगे प्लस माइनस माइनस, फाइनली गुणा योग तो हमने कर दिया प्लस जैसा बोला था, लेकिन प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 जाएगा, 3 ही बचेगा। इसका उत्तर हो गया 3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है। अब देखिए ये गुणा ना करना पड़े, इससे भी आप बच सकते हैं, ठीक। जैसे इसी प्रश्न की अप्रोच आप ऐसे कर लीजिए कि गुणा भी ना करना पड़े इतना लंबा और थोड़ा सा समय बचे। देखिए इसको मैं फिर से लिखता हूं और इनके कॉफिशिएंट्स आपको, यानी गुणन जो आपके गुणांक हैं ये मिल जाए। तो आप देखिए x² कब मिलेगा, जब इससे होगा। पहली बात x², आपको सिर्फ x² का गुणांक चाहिए। प्रश्न की डिमांड है x² का गुणांक और x का गुणांक, इन्हीं दोनों पर फोकस करना है। तो x² तब मिलेगा जब इसका गुणा होगा इस 1 से, तो x² मिलेगा, ठीक है। और x² कहाँ मिलेगा, सोचिए ये x² किससे जाएगा, इसमें आप किसी से नहीं मिलेगा अगर आप करेंगे। आप 2 वाले केस में देखिए, 2 वाले केस में x² मिलेगा जब इसका इससे गुणा होगा। तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। कितना, 2 दूनी 4x²। ये आपका x² केवल मिलेंगे, तो ये x² कितने हुए, प्लस माइनस माइनस का 3x²। x² का गुणांक देखिए अब मिल गया। अब इसी तरीके से x वाला सोचिए, x वाला कब मिलेगा, देखिए जब आप x² का किसी से करेंगे तो इसमें x मिलेगा ही नहीं भाई। x² ये खुद में है, इसका जब आप तीनों से करेंगे तो x² मिलेगा ही नहीं। 2 वाले में देखिए, यहाँ से देखिए, इससे जब आप इसको करेंगे तो ही आपका x वाला बनेगा। तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 भाई, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6x। यहाँ पर देखिए प्लस का 6 दिख रहा है, x का कॉफिशिएंट +6, x² का देखिए -3, और इन्हीं का योग बताना, 6 और -3 का योग आपका 3 ही आएगा, ठीक है भाई। 6 और -3 का योग करना है ना, इनका योग, तो आपका फाइनली 3 आएगा। तो ये डायरेक्ट सोच सकते हैं, जिन लोगों को आता है वो इतना बड़ा गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, केवल डायरेक्टली सोच के ही निकाल के लिख देंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसका कितना अभ्यास किए हैं, कितनी प्रैक्टिस है, उसी के बेस पे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। क्योंकि जिनके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे वही ये सब क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से, और बाकी लोगों को प्रॉब्लम आएगी या टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। हमें सारे अप्रोच बताने होते हैं, इसलिए हम लोग लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड सारे पर बात करते हैं। टाइम टेकिंग प्रोसेस भी हो जाती है, एक्सप्लेन करने में एक एक चीज़ लिखनी होती है, वो सब अलग बात है। आपको समय बचाना है हर हाल में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 2 बेलनों के आधारों की त्रिज्याओं में अनुपात। देखिए 2 बेलन है, इनकी त्रिज्या यानी कि R1 R2 का अनुपात आप लिख लीजिए, R1/R2 2/3, ठीक है। और उन्हीं के ऊंचाइयों का अनुपात, तो H1/H2 लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2 5/3 है, ठीक, 5/3 लिख लेते हैं।
उनके आयतन का अनुपात, मतलब V1 बटे V2, V फॉर वॉल्यूम होता है। बेलन के आयतन का अनुपात, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पहले के लिए R1 H1 कह देते हैं, बेलन दोनों ही थे तो पाई आर स्क्वायर एच ही रहेगा सूत्र, लेकिन यहाँ R2 H2 कर देंगे, पाई से पाई तो कट ही जाएगा। अब आप साफ देखिए R1 बटे R2 दोनों पर स्क्वायर है, 2 बटे 3 लिखेंगे, 2 और यहाँ पर 3, इसका 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर कर देते हैं, गुणे H1 बटे H2, 5 और 3 सीधा ले लेंगे, बस इसी को सॉल्व कर दीजिए बस। अब देखिए क्या आएगा, 2 का वर्ग 4, 4 पंचे 20, 3 3 9 त्रिक 27, कुछ कटेगा है नहीं, 20:27 आपका ऑप्शन में दिया भी है, 20:27 इसका आंसर हो गया, राइट आंसर डी पार्ट में दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक अप्रोच मालूम है तो आप ढंग से इनको कर पाएंगे। और मेरा प्रयास था इनमें एक चैप्टर में 3 तरह के, एक ही वीडियो में 3 तरह के चैप्टर्स को सम्मिलित करना, जो कि आप सबकी डिमांड थी, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। तो उनको सम्मिलित करते हुए प्रश्न बनाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, और ये सभी प्रीवियस ईयर्स, पिछले वर्षों के प्रश्न ही हैं जो पूछे गए हैं, ताकि आपको ये अप्रोच मालूम चले कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे करना है। ठीक है, इस बिहाफ पे इसको बनाया गया वीडियो को। आप लोग वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और लोगों तक पहुंचाते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।